अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ओबी में पढ़ेंगे पावर एंड पॉलिटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें बताएगा कि ओबी में ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम बात करते हैं पावर की तो उससे हम क्या मुराद लेते हैं, पावर के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, पावर किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, पावर की बेसिकली क्या टाइप्स होती हैं। ये हमारा ओवरऑल जो है वो पावर का चैप्टर है। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो सिर्फ पावर एंड लीडरशिप होगी और पावर की टाइप्स होंगी कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में पावर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जिनको हम डील करते हैं और जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। पावर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली पावर हमारे पास क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट सपोज उसमें दो लोग काम कर रहे हैं, वन पर्सन इज नेम्ड एज ए, अदर पर्सन इज नेम्ड एज बी। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी एक आपकी सर्कल की फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ पर्सन एंड दिस इज अ पर्सन। ठीक है, पावर क्या होगी, ए जो है वो बी पे कितना लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस डाल रहा है ताकि बी जो है वो ए से इम्प्रेस हो जाए या वो काम करने लग जाए जो ए कह रहा है। तो इसका मतलब है ए इज पावरफुल विद रेफरेंस टू बी। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग पावर रेफर्स टू द कैपेसिटी दैट ए हैज टू इन्फ्लुएंस बी। ठीक है, और ये पावर हमारे पास क्या होती है कि ये जितनी ज़्यादा ग्रेट होगी उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। ए की बी पे पावर है, इसका मतलब है कि ए के पास कुछ ऐसा है जो बी जो है वो डिज़ायर कर रहा है। ठीक है, तो ए का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहा है बी को। हम सोसाइटी में रहते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, जिनकी पावर से हम अफेक्ट हो रहे होते हैं। उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं, मनी भी आ जाती है। मनी की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि आप सबको पता है सोसाइटी में गैदरिंग में हमारे पास ज़रूर कोई एक ऐसा रिलेटिव होता है, कोई फैमिली मेम्बर होता है जो अपनी मनी की बेस पे ओबीडियंस डिमांड करता है, जो ये कहता है कि आई एम रिच सो यू हैव टू फॉलो मी एंड यू हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मी। तो उस केस में आप समझ लें कि वो जो पर्सन है, वो जो मेंबर है, रिच मेंबर जो है वो आपका ए है और जो उसका कोई फेलो है या उसका कोई ग्रुप मेंबर है या उसकी जो फैमिली है वो बी है। बी कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है ए को, ये आपका पावर डिटर्मिन करेगी। ठीक है जी, ये था हमारे पास बेसिक पावर का कंसेप्ट। अब पावर क्या होती है, पावर जो है वो हमारी क्या होती है कि लीडरशिप को भी डील कर रही होती है। यानी जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की बात करते हैं तो पावर जहाँ पे आ रही होती है वहीं पे लीडरशिप भी आ रही होती है। या जिस लीडर के पास पावर होती है वो अच्छा लीडर होता है, या जिस लीडर के पास लीडरशिप दी जाती है, जिसको एक हाई रैंक दिया जाता है, उसके पास पावर भी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पावर की कुछ टाइप्स कि पावर जो है वो किस तरह वर्क करती है, पावर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, चाहे वो एक किसी भी इंसान के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट कर रही होती हैं या पावर कुछ ऐसी चीज़ है कि इंसान की किसी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को डील कर रही है। तो ये हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ पावर में। ठीक है जी, बेसिस ऑफ पावर। सबसे पहले पावर की हमारे पास, ठीक है जी, एक टाइप है, उसको हम कह रहे हैं फॉर्मल पावर। नंबर 2 टाइप को हम कह रहे हैं पर्सनल पावर।
ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम कि हम देखेंगे कि ये वाली पावर जो है और उसकी टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट और ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है, या फिर जो ये वाली पावर और उसकी टाइप्स है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग और ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है इस वाली पावर की निस्बत। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मल पावर हमारे पास क्या होती है। ठीक है, फॉर्मल पावर में हमारे पास आगे से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांच नंबर 1 को हम कहते हैं कोअर्सिव पावर। ठीक है जी। ब्रांच नंबर 2 को हम कहते हैं रिवॉर्ड पावर। ब्रांच नंबर 3 को हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। कोअर्सिव पावर क्या होती है? जो आप किसी को फोर्सफुली उससे कोई काम करवा रहे होते हैं तो उस वक्त जब उस पर जो आप पावर लगा रहे होते हैं वो कोअर्सिव पावर होती है। कोअर्जन मीन्स किसी चीज़ को फोर्सफुली करना बाय फिजिकल और वर्बल थ्रेट। ठीक है, कोअर्जन मीन्स फोर्सफुलनेस, वो पावर जो आप फोर्सफुली एग्जर्ट करवा रहे होते हैं। किस तरह कि जिसमें क्या होता है कि जो आपका टारगेट होता है उसको ये फेलियर होता है, उसको ये फियर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे कोई फिजिकली कोई पनिशमेंट दी जाएगी, या फियर ऑफ पनिशमेंट जो है उससे कंप्लाई करवा रहा होता है। उस फियर ऑफ पनिशमेंट की बेस पे वो बंदा आपको फॉलो कर रहा होता है और आपको इन्फ्लुएंस आपका जा रहा होता है। दिस इज कॉल्ड कोअर्सिव पावर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जब हम बात करते हैं तो क्या होगा कि जो हमने ए और बी की बात की थी तो बी ए से कब इन्फ्लुएंस होगा? जब वो ये देखेगा कि ए जो है वो मुझे मेरी जॉब से निकाल सकता है, मेरा इंसेंटिव रोक सकता है, मेरी पे कम कर सकता है, या मुझे जॉब से फायर कर सकता है। तो क्या होगा कि इट मीन्स के बी इज coercively forced by the influence of A. A has a coercive power over B. ठीक है जी। रिवॉर्ड पावर क्या होती है? Which people comply because it produces positive benefits. Someone who can distribute rewards that view as valuable has power over them. People जो है वो उस बंदे को पावरफुल समझते हैं जिनको देख के उनको लगता है कि ये वाला बंदा जो है वो हमें रिवॉर्ड दे रहा है। अब रिवॉर्ड जो है ना वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में बात कर लेते हैं कि मुझे कोई अच्छी जो है कोई मुझे डबल कोई मुझे बोनस मिल जाएगा, मुझे पे डबल मिल जाएगी, या इस साल मेरा इंक्रीमेंट लगना है तो वो ज़्यादा लग जाएगा, या मुझे जो है कोई फिज़िकल जो है कोई मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी, मुझे कोई कार मिल जाएगी साथ अपनी जॉब के, मुझे कोई घर मिल जाएगा। ये आपका फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो गया। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्या हो गया कि मेरा बॉस जो है वो मेरे काम से खुश होगा तो उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा होगा, वो मुझे पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा, वो मेरे काम को सराहेगा। दिस इज़ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। ठीक है, इसमें आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे जो आपको फोर्स कर रहा था, जिसके पास लग रहा था कि फिजिकल या कोई ऐसी फोर्स है, आप डर की बेस पे, फियर की बेस पे वो जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे। इस पे आप क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि दूसरा पर्सन आपको कोई रिवॉर्ड दे रहा है, वो रिवॉर्ड फाइनेंशियल भी है या फिर नॉन फाइनेंशियल भी है। इसमें क्या हो रहा है? लेजिटिमेट पावर में क्या हो रहा है? इट रिप्रेजेंट द फॉर्मल अथॉरिटी टू कंट्रोल एंड यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन पर्सन स्ट्रक्चरल पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर अगर कोई वो है तो वो ये है। ये क्या करती है कि लीगल यूज़ ऑफ पावर जो है वो उसको डील कर रही होती है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक बॉस होता है
या एक कोई लीडर होता है तो क्या करता है कि वो अपनी लेजिटिमेट अथॉरिटी के ऊपर कि मुझे ये मेरे पास अथॉरिटी है और मुझे ये काम असाइन किया गया है और ये वाला जो पर्सन है ये मेरे अंडर है, तो ये मेरे अंडर रह के ये स्पेसिफिक काम इसने करना है, तो अगर वो बंदा ये काम नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा, उसको फायर कर दूँगा। जबकि यहाँ पे किसी पर्सनल बेस और किसी पर्सनल फैक्टर की बेस पे हो रहा था काम, यहाँ पे रिवार्ड की बेस पे काम हो रहा था, यहाँ पे ट्रू एंड लीगल यूज़ ऑफ पावर जो है वो हो रहा है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हमारे पास सिस्टम है ये दिस वन, लेजिटिमेट पावर, ठीक है, जो लीगल यूज़ ऑफ पावर को यूज़ कर रही होती है, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास फॉर्मल पावर, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स थी। अब हम देखते हैं नंबर 2 पावर, उसका हमारे पास नाम है पर्सनल पावर। पर्सनल पावर, पर्सनल पावर की अगेन हमारे पास टाइप्स हैं, एक्सपर्ट पावर एंड रेफरेंट पावर। एक्सपर्ट पावर एंड रेफरेंट पावर। एक्सपर्ट पावर हमारे पास कौन सी पावर होती है, बेसिकली ये किसी एक पर्सनल की किसी पर्सन की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पे जो हमें पावर मिल रही होती है, जो हम अगर किसी की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे उससे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं तो हम पर्सनल पावर में आ रहे होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट पावर, एक्सपर्ट पावर हमारे पास क्या होती है पर्सनल पावर की, ये वो फॉर्म है जिसमें एक बंदा अपनी फील्ड में, अपने नॉलेज में, अपने काम में जितनी ज़्यादा महारत रख रहा होता है, जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, उतनी ही उसके पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है जी। और सोसाइटी में वो उतना ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी हमें इलनेस होती है तो हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक इलनेस हमें होती है हम उसी से रिलेटेड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्पेशलिस्ट जो पर्सन होता है, जो डॉक्टर होता है, उसके पास उसी स्पेशल इलनेस का ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए उसके पास एक्सपर्ट पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जो सिंपल MBBS डॉक्टर हो, जिसके पास वो स्पेशलाइजेशन ना हो जिसकी हमें मेडिसिन चाहिए, तो क्या होगा, समटाइम्स हमें रॉन्ग मेडिसिन मिल जाएगी, रॉन्ग मेडिसिन मिल जाएगी तो हमारी कंडीशन सही होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाएगी। किसी भी सोसाइटी में एक्सपर्ट पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस सोसाइटी में, जिस फील्ड में जितने ज़्यादा लोग एक्सपर्ट पावर लिए हुए होते हैं वो सोसाइटी उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, वो फील्ड उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, ठीक है। रेफरेंट पावर हमारे पास कौन सी पावर होती है, इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन विद अ पर्सन who has desirable resources और ट्रेड्स, यानी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है रेफरेंट पावर लिए हुए जिसके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं या जिसके पास कोई ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपके लिए बहुत लाइकेबल हैं। यानी किसी इंसान में आप इंटेग्रिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, मैनरिज्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड है तो उसके पास क्या होगी, रेफरेंट पावर हो जाएगी। रेफरेंट पावर जो है हमारे पास एक बहुत गुड मोटिवेटर है, ठीक है जी। जिन लोगों से हम रेफरेंटली पावरफुल होते हैं, हम जिनसे इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं रेफरेंट पावर की बेस पे, वो लोग हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ ऐसा लिए हुए होते हैं, कुछ ना कुछ जिनके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही होती है। कुछ पर्सन्स को हम बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको बहुत इज्जत देते हैं, हम उनको बहुत एडमायर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो जिनको हम एडमायर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम उनकी उस क्वालिटी को एडमायर कर रहे होते हैं और ये चीज़ हमें मोटिवेट कर रही होती है, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास पर्सनल पावर। इसमें हमने देखी एक्सपर्ट पावर, वो पावर
जो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बंदे के पास होती है। जितना ज़्यादा एक पर्सन एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में, वो उतना ही ज़्यादा दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। रेफरेंट पावर कौन सी होती है कि किसी पर्सन के पास ऐसी क्वालिटी हो जो आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो लोगों में। ठीक है जी। तो अब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्या जो है हमारे पास फॉर्मल पावर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी या पर्सनल पावर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। तो रिसर्च हमें ये बताती है कि पर्सनल पावर जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है इन केस ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। जिस पर्सन के पास जितनी ज़्यादा एक्सपर्टाइज होती है और जितनी रेस्टोरेंट पावर होती है, हम उससे उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। कोर्सिव पावर जो है वो आप मोमेंटरीली तो दूसरे को शो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सिचुएशन पे डिपेंड करके एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं द की टू पावर। व्हाट इज द की टू पावर? डिपेंडेंस। ठीक है जी। पहले हमने देखी बेसिस ऑफ पावर, अब हम देखते हैं कि डिपेंडेंस बेसिकली क्या होती है, वो किस तरह से हो रही होती है। डिपेंडेंस की टू पावर, यानी हम किसी भी ऐसे पर्सन से इम्प्रेस हो रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं जिस पे हम किसी ना किसी तरह डिपेंड कर रहे होते हैं। जब हमने ए और बी की एक एग्जाम्पल देखी थी, दिस इज ए, दिस इज बी। कोर्सिव पावर में हमने क्या देखा था कि इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा फिजिकल फोर्स और थ्रेट था जो वो यूज़ कर रहा था इसको डराने के लिए, और उसके नतीजे में ये जो है वो इसको फॉलो कर रहा था। ठीक है। तो क्या हो रहा था कि ये वाला बी जो पर्सन है वो ए पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है। उसके बाद हमने पर्सनल पावर देखी, उसमें हमने रेफरेंट और एक्सपर्टाइज देखा। तो हमने क्या देखा, मैंने आपको डॉक्टर की एग्जांपल दी, फील्ड की स्पेशलाइजेशन की। तो बी, हम किसी पेशेंट को फर्ज कर लेते हैं। पेशेंट जो है वो जाएगा ए के पास, किसी डॉक्टर के पास, तो स्पेशलाइज्ड होगा वो पर्सन, तो अच्छे से ट्रीट कर सकेगा। तो क्या है कि बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, यानी पावर जो है वो सारी गेम ही डिपेंडेंस की है। जो पर्सन आपके ऊपर पावर एग्जर्ट कर रहा होता है या जो आपको लगता है कि पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल वे में काम कर रहा है, वो आप किसी ना किसी तरह आप उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपकी डिपेंडेंस रिमूव हो जाए तो क्या होगा कि वो पर्सन जो है पावरलेस हो जाएगा और आप अलोन जो है वो पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डिपेंडेंस को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है। व्हाट क्रिएट्स डिपेंडेंस? व्हाट क्रिएट्स डिपेंडेंस? डिपेंडेंस किन चीज़ों से हो रही होती है? हम किन लोगों पे डिपेंड कर रहे होते हैं जो, या किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि या तो इम्पॉर्टेंट है या फिर वो इतनी रेयर हैं कि वो किसी और के पास किसी और तरह से नहीं है, या फिर क्या हो रहा होता है कि वो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होंगी, यानी उनका कोई मुतबादिल नहीं होगा, वो गैर मुतबादिल चीज़ें होंगी। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? या तो जो इम्पोर्टेंट होती हैं यानी उनकी इम्पोर्टेंस होती है, या फिर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, स्कैर्सिटी होती है उनकी। स्कैर्सिटी मीन्स द फिनोमिना ऑन विच वी कैन से कि समथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, अनकॉमननेस किसी भी चीज़ की जो है वो स्कैर्सिटी होती है। या फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी।
इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या चीज़ होती है? इम्पोर्टेंस वो मेन फैक्टर होता है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए कितनी पावरफुल है, किसी भी चीज़ से हम कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। जिस चीज़ से हमें जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिल रहा होता है या जो हमें लग रहा होता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा पावरफुल है वो इसलिए होती है कि हमें उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आप मनी को आप सोच लें कि सोसाइटी में मनी की जो है किसी भी सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रख रही होती है, ठीक है। इवन मनी जो है वो क्या होता है कि रिलेशंस भी समटाइम्स ख़त्म हो जाया करते हैं मनी की बेस पे। क्यों? क्योंकि पर्सन्स की नज़र में मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो कोई भी चीज़ जब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तो हमें ये फील हो रहा होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है जी। अगर नोबडी वांट्स इट तो देन इम्पॉर्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। एवरीबडी वांट्स मनी, सो मनी इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी पर्सन दुनिया में मनी को वैल्यू नहीं देगा तो मनी जो है वो बिल्कुल किसी भी वर्ड्स की नहीं रहेगी, ठीक है। स्केर्सिटी क्या होती है? वेयर द सप्लाई ऑफ लो लेबर इज लो रिलेटिव टू डिमांड। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग की फील्ड में देखें कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा रेयरली हो रही होती है वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो उतनी ज़्यादा ही उसके पास पावर होती है। कैसे? कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में अगर आप फील्ड में जाके कोई काम करवाते हैं, आपका कोई फील्ड प्रोजेक्ट है, तो क्या होगा, आप उस पर लेबर लगाएंगे, वो लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो लेबर उसी एरिया के लिए, उसी फील्ड के लिए ही स्पेसिफिकली काम कर रही होगी, तो वो लेबर जो है वो बहुत रेयर काम कर रही होगी, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। या हम क्या करते हैं, अगर आप इस पे एक एजुकेशन सेटिंग की एग्जांपल ले लें तो क्या होगा कि हमारे यहाँ जो लोग फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं, जो बाहर से पढ़ के आते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो बहुत रेयर होती है और वहाँ पे क्वालिफिकेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, तो वो क्वालिफिकेशन का जो लेवल होता है वो बहुत एक रेयरनेस के लेवल पे चला जाता है, तो इसलिए उनके पास स्कैर्सिटी हो जाती है और उनकी डिग्री को बहुत ज़्यादा वर्थ दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अनसब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या होता है कि जिस चीज़ का कोई मुतबादिल नहीं होता वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में हमारे पास क्या होता है कि जिस चीज़ के जितने फ्यूअर सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतनी ज़्यादा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। जैसे आपका बॉस है, आप उसके साथ जो है अपने बॉस को कभी भी नाराज़ करना नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आप अपनी कुलीग्स के साथ तो बने, लेकिन जो आपका बॉस है आपकी उसके साथ उससे भी ज़्यादा बने। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जॉब से आपको फायर कर दिया गया तो आपके पास उसका कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। फॉर अ पैसेज ऑफ टाइम इवन आपको दूसरी जॉब मिल जाती है, लेकिन ये है कि आपको उतनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी उसकी नहीं होती। तो जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो पावरफुल होती है, जो चीज़ बहुत कम तादाद में होती है, रेयर होती है, वो पावरफुल होती है। जिस चीज़ का कोई मुतबादिल नहीं होता, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो पावरफुल होती है, ठीक है। व्हाट क्रिएट्स डिपेंडेंस? डिपेंडेंस जो है वो इन चीज़ों से हो रही होती है। डिपेंडेंस बेसिकली पावर की फॉर्म में हो रही होती है, यानी किसी भी चीज़ पे हम तब डिपेंड कर रहे होते हैं जब हम समझते हैं कि वो पावरफुल है, और जिस चीज़ पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं वो हमारे लिए पावरफुल होती है। तो बेसिकली पावर के लिए ये और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसको अब हम आगे एक और चीज़ के साथ डिस्कस कर लेते हैं, सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं जी सोशल नेटवर्क एनालिसिस। सोशल नेटवर्क एनालिसिस हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक टूल होता है जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग एक दूसरे पे पावर दे रहे होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, एक ही फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, ये सोशल नेटवर्क एनालिसिस हमें ये बताता है कि वो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक जो सिंगल पर्सन होता है उसको हम कहते हैं कि वो एक नोड है।
आपकी बुक के पेज 492 पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का सोशियोग्राम बना हुआ है, यानी जो उसकी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन बनी हुई है, वो ये है कि किसी भी सोशियोग्राम का कोई भी जो एक पर्सन होता है वो एक नोड होता है। यानी एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप में 4 लोग हैं तो इसका मतलब है कि उस ग्रुप में 4 नोड्स हैं। ठीक है जी। और क्या होता है कि 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है या जो रिलेशनशिप होता है वो टाई होती है। यानी ये जो है वो एक पर्सन है, ये पर्सन नंबर 2 है, तो इनके दरमियान जो एक बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं टाई। ठीक है। नोड जो होते हैं पर्सन्स और जो उनके दरमियान का डिस्टेंस होता है वो टाई होता है। यानी नोड एंड नोड, दिस इज टाई। नोड पर्सन नंबर 1, नोड पर्सन नंबर 2। ठीक है जी। ये हमारा सोशियोग्राम है। सोशियोग्राम एनालिसिस हमें क्या बताता है कि सम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ट्रैक करती हैं अपनी कम्युनिकेशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस का किस तरह से, ईमेल सिस्टम के थ्रू, सॉफ्ट डाटा कलेक्शन के थ्रू। कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एचआर नेटवर्क्स क्रिएट करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स नेटवर्क जो है वो क्रिएट करती हैं। वो चाहे समटाइम्स किसी ऑफिशियल जो एक एनालिसिस होता है, पेपर पेंसिल प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो भी यूज़ हो रहा होता है, या फिर ईमेल एनालिसिस भी यूज़ हो रहा होता है। इसमें बस आप इतना समझ लें कि हमारे पास ये एक रिलेशनशिप होता है नोड टू नोड, और उस रिलेशनशिप को जो है वो क्या बिल्डअप चीज़ कर रही होती है, वो टाई बिल्डअप कर रही होती है। एक पर्सन को हम नोड कहते हैं। सोशल नेटवर्क एनालिसिस हमारे पास वो एनालिसिस होता है जिसकी बेस पे हम ये देखते हैं कि पावर कैसे यूज़ हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। और ये सारी जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताई है जो आपकी बुक पे बनी हुई है, वो हम किसकी मदद से कर रहे होते हैं, सोशियोग्राम की बेस पे। सोशियोग्राम हमारे पास क्या होता है, ग्राफ की फॉर्म में एक इलस्ट्रेशन होती है जो हमें इस नेटवर्क को एक्सप्लेन कर रही होती है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि बेसिकली पावर एंड पॉलिटिक्स का टॉपिक हमने आज के लेक्चर में स्टार्ट किया। उसमें हमने देखा कि पावर एंड लीडरशिप क्या होती है, पावर क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि बेसिस ऑफ पावर क्या होती है। बेसिस ऑफ पावर में 2 टाइप्स ऑफ पावर होती हैं, फॉर्मल पावर एंड पर्सनल पावर। फॉर्मल पावर में आगे से टाइप्स होती हैं, कोर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर एंड लेजिटिमेट पावर। पर्सनल पावर में टाइप्स होती हैं जी, एक्सपर्ट पावर की और रेफरेंट पावर की। फिर हमने कहा कि मोस्ट पावरफुल जो है वो पावर कौन सी है, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर कौन सी है। वो हमने देखा कि पर्सनल पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो किसी की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हो रही होती है। फिर हम आगे देख लेते हैं कि डिपेंडेंस। डिपेंडेंस हमारे पास वो की है जिससे पावर जो है वो एग्जर्ट होती है। डिपेंडेंस कब होती है? जब कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, रेयर होती है, या फिर नॉन सब्सटीट्यूटेबल होती है। फिर हमने सोशल नेटवर्क एनालिसिस एक चीज़ देखी, उसमें हमने सोशियोग्राम देखा जो कि ग्राफिकल इलस्ट्रेशन थी। हमने देखा कि 2 पर्सन्स के दरमियान जो एक रिलेशनशिप होता है हम उसको टाई कहते हैं, और वो टाई जो है जो 2 पर्सन्स को रिलेट कर रही होती है उन 2 पर्सन्स को हम नोड कहते हैं। यानी दिस इज़ नोड नंबर 1, दिस इज़ नोड नंबर 2, और इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है ये टाई है। नोड टू नोड जो आपका रिलेशनशिप होता है वो आपकी टाई होती है। थैंक यू। दिस वॉज टूडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।